उसमें लास्ट क्लास में पेप्टाइड के बारे में पढ़ा था, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम। आज का बिंदु रहेगा एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम का क्या अभिप्राय है, एंजाइम का क्या तात्पर्य है, एंजाइम के गुण क्या है, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोबारा समझ लें, यानी दोबारा सुन लें, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम। क्या पढ़ेंगे, एंजाइम। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले बात करेंगे एंजाइम होते क्या है, एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम की खोज कब हुई, एंजाइम की खोज सर्वप्रथम कहां से हुई, ये बातें अपने को जानना है। देखो एंजाइम है वो ग्रीक भाषा की, एंजाइम शब्द है वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा के इन यानी ईएन, इसका क्या अभिप्राय है, इनका अर्थ होता है IN, और दूसरा होता है जैमेस, JYMASES, जैमेस, इसका अर्थ होता है इष्ट। मतलब ये हो गए कि वे यौगिक, वे प्रोटीन युक्त यौगिक, या मैं ऐसा कह दूं वे यौगिक जो क्या होते हैं इन इष्ट यानी खमीर से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ होता है खमीर, खमीर से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। वे यौगिक जो कहां से प्राप्त होते हैं, खमीर से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। देखो अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं वो सबके सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं होते, जो प्रोटीन नहीं होते हैं। तो आपने से कोई सवाल पूछे कि एंजाइम की परिभाषा बताइए या एंजाइम किसे कहते हैं वो बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, एंजाइम एक सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं। क्या परिभाषा दोगे, एंजाइम, जैसे हम लिखें एंजाइम एक सरल व संयुक्त प्रोटीन, सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैविक क्रियाओं को यानी अपनी बॉडी में होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो जैविक अभिक्रियाओं को या जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, एंजाइम कहते हैं। मैं ऐसा कह दूं कि वे प्रोटीन से मैं कह दूं कि एंजाइम एक सरल व संयुक्त प्रोटीन होता है। कैसे होता है, सरल होता है और संयुक्त में जुड़े हुए होता है, आपस में जुड़ी प्रोटीन्स हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित, जैविक क्रिया जैसे पाचन क्रिया है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम की जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात करें, उसका बात कर लें, यानी जैविक जो प्राणी शरीर है उसमें होने वाली अभिक्रियाएं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य है। उनकी दर में वृद्धि व कमी, उत्प्रेरित का मतलब वृद्धि भी कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्या बोलेंगे, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम है वो क्या होता है, ग्रीक भाषा यानी एंजाइम को मैं ऐसा बोल दूं, एंजाइम को सर्वप्रथम ईस्ट में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था, इस यानी खमीर में खोजा गया था। इसका अभिप्राय हम ये भी कह सकते हैं, एंजाइम शब्द से भी जान सकते हैं कैसे, एंजाइम में ईएन का होता है इन, इनका होता है अंदर, इनका क्या होता है अंदर, और जैम का होता है इस यानी खमीर के अंदर पाए जाने वाले, इसके अंदर खमीर के अंदर पाए जाने वाले हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। और मैं कह दूं कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, जो प्रोटीन के नहीं बने हुए होते हैं। सामान्यतः यानी जनरल वे में हम सामान्य भाषा में बात करें तो सभी एंजाइम क्या होता है, गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। कैसे होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं।
सामान्यतः एंजाइम किसके बने होते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। गोल जो इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसमें गोलिकाकार छोटे छोटे गोल छल्ले के रूप में जो प्रोटीन बनी होती है उसके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें अभी तक यानी इस समय तक वर्तमान तक 3000 एंजाइमों के बारे में जाना जा गया है। कितने एंजाइमों के बारे में? 3000 एंजाइमों के बारे में जाना गया है। टोटल एंजाइम कितने रखे गए हैं? अभी तक तो कितने हैं? 3000 एंजाइम है, जिनमें से 300 एंजाइम है उनका व्यापारिक महत्व है, जिनको व्यापारिक तरीके से काम में लिया जाता है। यानी मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास अभी तक कुल जो टोटल एंजाइम की संख्या बात करें लगभग कितनी है? 3000 है, लगभग 3000, जिनमें से 300 एंजाइम क्या है? एक व्यापारिक रूप से काम में आने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं एंजाइम की, हमने परिभाषा बात की है, एंजाइम की सरल शब्दावली की बात की है। ऐसा करूं कि एंजाइम की परिभाषा में कहा था कि एंजाइम एक सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमने फिर लिखा एंजाइम है उसको सर्वप्रथम खमीर में देखा गया, खमीर से खोजा गया। एंजाइम ग्रीक भाषा शब्द है जो क्या है? एन का होता है इन और ये जैन का होता है इस्ट, यानी खमीर के अंदर, इसका अर्थ होता है। फिर हमने लिखा एंजाइम है वो गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। और फिर हमने कहा है कि अभी तक लगभग 3000 एंजाइम के बारे में जाना गया है, जिनमें से 300 एंजाइम व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि में काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु की इसी में कि एंजाइम है उसका वर्गीकरण क्या है और उसका नामकरण क्या है। एंजाइम का वर्गीकरण एवं नामकरण लिखते हैं। एंजाइम का वर्गीकरण एवं नामकरण, यानी ऐसा करें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने वाले या फिर क्लासिफिकेशन की बात कर लें। अपने को जो एंजाइम है उनको मुख्य रूप से हम 6 भागों में बांटा गया है। एंजाइम है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। वो प्रकार कैसे निर्धारित किए गए हैं? एंजाइम की कार्य करने की तरीके पर डिपेंड किए गए हैं। एंजाइम के कार्य करने के तरीका में एंजाइम है वो कौन सी अभिक्रिया पर कैसे कार्य करता है उसके आधार पर उसे इन्हें 6 भागों में बांटा गया। अब 6 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें जानना है। 6 प्रकार के एंजाइमों के बारे में हमें जान लेते हैं। देखो एंजाइमों का वर्गीकरण और नामकरण में एंजाइम कितने समूह हैं? 6 समूह हैं। कितने समूह हैं? 6। देखो पहला समूह है ऑक्सो रिडक्टेस। ऑक्सो का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, रिडक्टेस का मतलब रिडक्शन अभिक्रिया, यानी जैविक अभिक्रिया है। या मैं कहूं कि जैव शरीर में या जो मानव शरीर है, मैं कहूं कि जैवों के शरीर में जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पर नियंत्रण करने का कार्य या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पर कंट्रोल करने का कार्य जो एंजाइम करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑक्सो रिडक्टेस एंजाइम। क्या बोला जाता है? ऑक्सो रिडक्टेस एंजाइम। मतलब ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पर नियंत्रण करते हैं। जैसे हमने लिखा जैविक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर निर्भर करते हैं, उसका कार्य करते। देखो ट्रांसफरेज, दूसरा ट्रांसफर क्या होता है? स्थान प्रदान करना, स्थान बदलना, यानी विनिमय करना। किसी स्थान को एक से लेकर वहां से दूसरे स्थान तक बदलना, उसका ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर अणु है या कोई समूह है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक विनिमय करने के लिए जिन एंजाइमों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांसफेरेज। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास है A + AB + CD। अब देखो इसमें ध्यान देना, A और B दोनों आपस में पास में जुड़े रहे, C और B ये आपस में पास जुड़े। अगर मुझे इस B का
के पास करना है और डी का स्थानांतरण ए के पास करना है, यानी इन समूह का स्थान बदलना है। तो इस कंडीशन में जो एंजाइम काम आते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे मैं कह रहा हूं ए के पास सी और बी के पास डी, यानी जैसे दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय, जैसे ए से ए के पास से क्या आया डी आया, बी के पास बी कहां है सी के पास, यानी दोनों समूह के पास जो समूह है उनका स्थान प्रदान हो गया। ठीक है, अगर स्थानांतरण अभिक्रिया में जो काम आते हैं एंजाइम उनको क्या बोला जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम। देखो अगला है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का अर्थ होता है जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, यानी जल अपघटन अभिक्रिया है। जल अपघटन अभिक्रिया में जो एंजाइम भाग लेते हैं, जो एंजाइम उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उन एंजाइमों को हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया कहा जाती है। एंजाइम कहा जाता है, क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे पास है ए बी और इसका मैं जल अपघटन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? जल अपघटन करवा रहा हूं। जल से क्रिया करा तो मैं कहता हूं एक तो बन गया मेरे पास AOH और एक बन गया BH। अब इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य जो एंजाइम करते हैं, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य जो एंजाइम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। क्या कहता है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला है लाइसिस एंजाइम। क्या है लाइसिस एंजाइम है। अब देखो इसमें ध्यान देना, इसमें तो जल अपघटन जल के साथ क्रिया, जल के अतिरिक्त जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ के समूह का हटना, जल के अतिरिक्त यानी जलीय जो अभिक्रिया जल हाइड्रोलाइसिस है या जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ या समूह का हटना या जुड़ना, ऐसे अभिक्रियाओं को जो एंजाइम नियंत्रित करते हैं उन्हें बोला जाता है लाइसिस एंजाइम। देखो इसमें लिखा हुआ है आइसोमरेसिस, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में हमारे पास था आइसोमर। आइसोमर का अर्थ होता है समाधि, समाधि क्या होता है समाधि। और यहाँ पर क्या लिखा है आइसोमरेसिस यानी वे एंजाइम जो समाधीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, समाधीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। समाधीकरण का मतलब क्या है? जिनके अणु सूत्र क्या होता है समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र और रासायनिक गुण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, वो क्या कहते हैं समाधि यौगिक कहलाते हैं। इस घटना को समानता कहते हैं। अगर समाधि अभिक्रिया को या समानता अभिक्रिया को नियंत्रित या उत्प्रेरित करने के लिए जो एंजाइम हैं उन्हें क्या बोला जाएगा आइसोमरेसिस एंजाइम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आइसोमरेसिस एंजाइम कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार इसका एग्जांपल तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इसका मैं समानीकरण करवा रहा हूं तो मैं कहता हूं कि यही आकर ये बन जाए CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब देखो इसमें श्रृंखला समावेश बन गया। ये भी क्या है 4 कार्बन श्रृंखला, यहाँ कितने हो गई 3 कार्बन श्रृंखला हो गई, तो श्रृंखला समावेश बन गया। तो इसको यानी ऐसी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए जो एंजाइम काम में आते हैं उसे बोलते हैं आइसोमरेसिस एंजाइम कहा जाता है। अगला है लाइगेसेस एंजाइम। अगला है लाइगेसेस एंजाइम में क्या कहते हैं एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया में, यानी एटीपी के साथ जो समूह जुड़ते हैं उसको उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करता है लाइगेसेस एंजाइम। यहाँ पर देखो एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का अर्थ क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऊर्जा का एक समूह है, ऊर्जा का ही क्या है भाग है। उसके साथ अगर कोई समूह जुड़े और उसके लिए उस समूह के जुड़ने की प्रक्रिया है, उस अभिक्रिया है, उसको उत्प्रेरित करें, उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को क्या बोलते हैं लाइगेसेस एंजाइम कहा जाता है। इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार के एंजाइम। कितने प्रकार के एंजाइम हैं? 6 प्रकार के एंजाइम। कौन कौन से देखो, पहला है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, दूसरा है ट्रांसफरेज एंजाइम, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, चौथा है लाइसिस एंजाइम, लाइसिस एंजाइम, पांचवा आइसोमरेसिस एंजाइम और छठवां है लाइगेसेस एंजाइम। लाइगेसेस एंजाइम। इस प्रकार से टोटल जो एंजाइम थे
उच्छर होते हैं जो इस प्रकार है। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइमों के नामांकन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एंजाइमों के नामांकन की बात करते हैं। कैसे देखो एंजाइमों का नामांकन है, नामांकन इसे नोमेनक्लेचर के तहत जो यानी एंजाइमों का नाम लिखते समय एक चीज याद रखना है, जो सबस्ट्रेट है, यहां सबस्ट्रेट का अभिप्राय है अभिकारक, या मैं ऐसा बोल दूं क्रियाकारक। जो क्रिया करता है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। सबस्ट्रेट है उसके नाम है, उस सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एस लगाना, ASE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। जैसे मान लो मेरे पास माल्टोस है, क्या है? माल्टोस है, और ये क्या हो जाएगा? जल अपघटित करके ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके जल अपघटन से क्या होता है? ग्लूकोज में बदल। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? देखो माल्टोस है, तो माल्टोस में अपने को ए अंदर माल्टेस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा रहेगा? माल्टेस एंजाइम या माल्टेज एंजाइम काम में आएगा। माल्टेज एंजाइम काम में ले लेंगे। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है एंजाइमों के नामांकन में एंजाइमों के नाम लिखते समय, एंजाइमों का नाम देते समय अपने को याद रखना है जो क्रियाकारक है, जो सबस्ट्रेट है, उसका नाम है, उसके अंत में एस लगाना है। नाम के अंत में क्या लगाना है? एस लगाना है। जैसे हमने अभी कहा माल्टोस, अपने पास माल्टोस अपने आप में क्या है? शर्करा है, डाइसैकेराइड का उदाहरण है। माल्टोस है, इसके जल अपघटन से आपको पता है ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी माल्टोस है और ग्लूकोज का बहुलक है या ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है। इसका अगर जल अपघटन करवाएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त होगा, लेकिन जल अपघटन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा? उसका नाम है माल्टेज। तो किस पर डिपेंड है? इसका नाम किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक पर निर्भर कर रहा है। अभिकारक कौन है? माल्टोस है, तो माल्टोस के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एंजाइमों के नामांकन या एंजाइमों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, इससे जस्ट अगली बात ले लेते हैं कि जो एंजाइम है उनके सामान्य गुण धर्म क्या हैं। एंजाइमों के गुण कौन कौन से हैं? एंजाइम है वो किस प्रकार से है, उनका महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं और अन्य से तुलना में कैसे भिन्न हैं, तो गुणों की बात करते हैं। तो देखो अगला बिंदु अपना है एंजाइमों के गुण। हम बिंदु अगली बात करते हैं वो है एंजाइमों के गुण। हमने यहां लिखा है एंजाइम के गुण, यानी एंजाइमों में कौन कौन से गुण हैं, एंजाइम है वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो पहला गुण ध्यान देना, निम्न गुण है। ऐसा लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे निम्न गुण है, निम्न गुण है। अब निम्न का मतलब हम जो नीचे लिखेंगे वो गुण है। पहला गुण है ये कैसे होता है? ठोस होता है। कैसे होता है? ठोस और रंगहीन होता है। हम क्या लिखेंगे? ये क्या होता है? रंगहीन ठोस होता है। पहला गुण आप याद रखोगे, एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। और कलर उनका कैसा होता है? कलरलेस से रंगहीन है। दूसरी बात, ये तनु, लवण या अम्ल के विलय में विलय होते हैं, यानी घुल जाएंगे। किसमें? तनु होना चाहिए। तनु लवण या तनु जो अम्ल है उसके विलय में क्या होते हैं? विलय होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, यानी उसमें विलय होने का गुण पाया जाता है, उसमें घुल जाता है आसानी से। इसी प्रकार से हम दूसरे गुण की बात करें, सेकंड गुण की बात करें। इनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है या कार्य दक्षता बहुत अधिक होती है। मैं लिखूंगा कार्य दक्षता अधिक होती है, अधिक होती है। इसका अभिप्राय क्या होगा?
कार्य दक्षता अधिक होती है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जो एंजाइम है उसका छोटा सा भाग, एंजाइम का छोटा सा अंश है, वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा और काफी तेज गति से। अभिक्रिया के वेग में कार्य दक्षता अधिक होती है क्योंकि अभिक्रिया क्या करेंगे? उत्प्रेरित करेंगे। इसके अलावा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग में 10⁻20 गुना वृद्धि कर देते हैं, गुना परिवर्तन कर देते हैं, यानी वृद्धि भी कर सकते हैं और कहीं का होता है हानिकारक होता है, कमी भी कर सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये हो गया, एक छोटा सा अंश है, एंजाइम का छोटा सा अंश है, वो क्या है? अभिक्रिया के वेग को 10⁻20 गुना वृद्धि कर देता है, काफी वृद्धि करता है। एक छोटा सा अंश इसको वेग में वृद्धि। नंबर 3 बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, यानी ये अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। मैं लिखता हूं, एंजाइम सारे कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं, एंजाइम कैसे विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का अभिप्राय हो गया कि एंजाइम अपने आप में स्पेशल होते हैं, यानी एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है, या मैं ऐसा कहता हूं किसी विशेष अभिक्रिया को एक विशेष एंजाइम द्वारा ही उत्प्रेरित किया जा सकता है। विशेष का मतलब, जैसे हम कहें, आपको इसको समझाने के लिए हम किया लौह खनिज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने घर की बात करें, अपने सिंपल भाषा में बात करें, एक ताला होता है लौह, और उस लौह को खोलने के लिए उसकी एक विशेष चाबी होती है। ऐसा नहीं कि लौह है उसको किसी भी चाबी से खोल दिया जाए, विशेष चाबी। तो वहां पर उस चाबी को तो एंजाइम मान लो और लौह को क्या मान लो? सबस्ट्रेट मान लो या क्रियाकारक मान लो। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया कि एक विशेष एंजाइम है, वो विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? ये अपने आप में क्या हो गए? विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट। नंबर 4 बात करते हैं, नंबर 4 बात करते हैं, ये है, यानी एंजाइम है, एंजाइम है वो अपनी क्रिया है बॉडी टेम्परेचर पर संपन्न कर देते हैं, यानी शरीर के तापमान पर, यानी इनके लिए अनुकूलतम ताप क्या है? शरीर का ताप है, यानी इनकी जो कार्य दक्षता सर्वाधिक क्या होती है? बॉडी टेम्परेचर पर ज्यादा होती है। या मैं ऐसा कहता हूं शरीर के तापमान के बराबर जो तापमान है उसमें ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा यानी इनका टेम्परेचर क्या है? शरीर के तापमान के बराबर की जरूरत है, यानी शरीर की टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर क्या अधिक कार्य करते हैं। और एक हम बात करें इनकी अनुकूलतम पीएच, अनुकूलतम पीएच है उसका मान होता है 6 से 8। कितना होता है? 6 से 8, यानी पीएच का मान अगर 6 से 8 के बीच में है, पीएच अगर 6 से लेकर 8 तक है, तो उस कंडीशन में अधिक कार्य करते हैं या अधिक कार्य दर्शाते हैं, अधिक कार्य अभिक्रिया को अधिक उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इनके लिए अनुकूलतम पीएच पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? इनका अनुकूलतम पीएच है वो 6 से 7 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें 6 नंबर बात करें, जो एंजाइम है, एंजाइम की प्रकृति कोलाइडी प्रकार की होती है। कैसे होती है? कोलाइडी प्रकार की होती है। एंजाइम की प्रकृति है वो कोलाइडी प्रकार की होती है। मैं ऐसा कहूं कि एंजाइम है वो प्रकृति में कोलाइडी प्रकार के, यानी जो अपने पास वास्तविक वीर्य है और जो निलंबन के कण है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है उसको क्या होता है? कोलाइडी कण कहा जाता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी प्रकार की होती है। जैसे अपने पास करें, हम बात करें कि जैसे हम दूध की बात करें, वो भी अपने आप में क्या है? कोलाइडी प्रकृति का ही है। और इसके बाद हम बात करें इसके अलावा इन 7 इनका अनुभार है, एंजाइमों का अनुभार सबसे इंपोर्टेंट बात है। एंजाइमों का अनुभार क्या होता है? उच्च होता है, ज्यादा होता है। एंजाइम क्या है? उच्च अनुभार वाले जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है, उच्च अनुभार वाले जैव अणु है, और या फिर मैं ऐसा कहूं बायोमोलिक्यूल्स है। इसके अलावा हम बात करें कि ये सभी एंजाइम हैं वो अत्यंत कम मात्रा में क्या
अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इनकी कम मात्रा ही अभिक्रिया को क्या है उत्प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार से इसके हम कहेंगे एंजाइमों के गुण जो है वो निम्न प्रकार है, इस प्रकार से है। पहला दोबारा समझे एंजाइम गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण रंगहीन ठोस होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं रंगहीन ठोस होते हैं। ये तनु विलयन में तनु लवण या अम्ल के विलयन में विलय होता है। यानी जो विलयन का प्रकार है वो क्या होना चाहिए तनु होना चाहिए और अम्ल का विलयन है वो क्या तनु होना चाहिए, इसमें आसानी से भूल जाते हैं। इनकी कार्यदशा बहुत अधिक होती है, यानी छोटी सा अंश इसका छोटा सा भाग ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, अभिक्रिया को आसानी से उत्प्रेरित करने का कार्य कर लेता है। इसके अलावा यह अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 20 गुना वृद्धि कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। इतना गुना वृद्धि करते हैं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, ये प्रकृति में क्या है विशिष्ट होते हैं। मतलब ये हो गया किसी विशेष जैविक अभिक्रिया को एक विशेष एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्रियानुलोम के आधार पर एक ताले को विशेष चाबी द्वारा ही खोला जाता है, वैसे ही एक जैविक अभिक्रिया को विशेष एंजाइम द्वारा ही उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें एक होता है एंजाइम के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर क्या होता है। एंजाइम के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर है वो क्या है अपने बॉडी टेम्परेचर के बराबर है, अपने शरीर के तापमान के बराबर है। अपने शरीर के तापमान का जो प्रकार है उस पर ये अभिक्रियाशील होते हैं और इनके लिए अनुकूलतम पीएच का मान 6 से 8 होता है। कितना होता है 6 से 8। अनुकूलतम पीएच का मान कितना 6 से 8। इसकी प्रकृति कैसी होती है कोलाइडी होती है। एंजाइम की प्रकृति क्या होती है कोलाइडी प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एंजाइम के गुण पढ़े हैं, एंजाइम किसे कहते हैं परिभाषा पढ़ी है, एंजाइमों का वर्गीकरण पढ़ा है, एंजाइमों का नामांकन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया यानी कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से क्रियाविधि जानते हैं। दोस्तों थैंक यू।